प्रदीप मेरा बच्चा है और मुझे उसको अपना बच्चा साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसके सब चट्टानों से भी ज्यादा सख्त थे। हर्षवर्धन साहब गुमसुम ये सब कुछ देख रहे थे। ये तो भगवान की कृपा थी कि उनकी बेटी अभी घर पर नहीं थी। वे अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी में गई हुई थी, वरना इस वक्त सबसे ज्यादा शोर उसी ने मचाना था। तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लूं, लेकिन एक पल को सोचो, ये लड़की इस घर से इतने टाइम से गायब थी। क्या पता कहाँ किसके साथ अपना मुंह काला करके आई हो। मम्मी, अचानक ही दक्ष की आवाज ऊंची हुई। प्रिया की आंखों से भी आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। एक शब्द और नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, ये बच्चा मेरा है। दक्ष कभी अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने देगा। वह अपनी बात सख्त अंदाज में कहता प्रिया की तरफ निगाहें किए ऊपर सीढ़ियां चढ़ गया। प्रिया ने एक निगाह बिंदिया को देखा और फिर हर्षवर्धन को। धीरे से उनके पास पहुंची और बिंदिया के पास जाकर खड़ी हो गई। प्रिया का एटीट्यूड देखते ही बिंदिया के तन बदन में आग लग गई। वह कुछ कहती कि प्रिया ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और सिर हिलाती हुई खुद भी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर की तरफ बढ़ गई। पहले वो अकेली थी जब सामने से उसे डर लगता था। बच्चे को बचाने के खातिर वो भाग निकली थी, पर आज तो दक्ष खुद अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। यही उसकी पहली जीत थी। उसके बाद तो अपना तन मन सब कुछ दक्ष पर लुटा देने को तैयार थी। अगर वो उसके बेटे को उसका मुकाम दे रहा था तो उसका असल रुतबा उसे सौंप रहा था, उसे अपना बेटा कह रहा था, तो बदले में सिर्फ पत्नी के अधिकार ही तो उसे पूरे करने थे जो वो पहले भी करती आई थी। पर न जाने इन 7 महीनों में वो उससे किस तरह लापरवाह हो गया था। यही सोचते हुए वो रूम में दाखिल हुई तो वो अपने बच्चे को बहुत सावधानी से बिस्तर पर लेटा रहा था, लेकिन उसकी आंख खुल गई और उसने रोना शुरू कर दिया। प्रिया का दिल तड़प उठा उसे अपनी गोद में लेने के लिए, लेकिन जब तक दक्ष उसके पास था प्रिया की हिम्मत ना पड़ी कि उसे अपने सीने से लगा लेती। ये चुप नहीं हो रहा, प्रिया उसे दूध पिलाओ, जल्दी यहाँ आओ, वह जैसे हुक्म चला रहा था। प्रिया कांपते हुए उसके पास जा बैठी। प्रिया ने प्रदीप को अपनी गोद में लिया, उसे सीने से लगाकर चुप करवाने लगी, लेकिन उसकी छोटी छोटी सिसकियां बंद न हुई। क्या बदतमीजी है, उसे भूख लगी है, तुम उसे बस सीने से लगाए बैठी हो। दूध पिलाओ। और गुस्से में बोले जा रहा था, आप बाहर जाइए ना। प्रिया को समझ नहीं आया कैसे उसे वहां से हटाए। बकवास बंद करो, इसे अभी दूध पिलाओ मेरे सामने, जैसे मैंने पहले कभी देखा नहीं। जल्दी करो वरना मैं खुद। वो आगे बढ़ा, नहीं मैं दूध पिला देती हूँ। वह घबराते हुए जल्दी से मुंह फेर कर बोली तो दक्ष वहीं थम गया। बड़ी मुश्किल से शर्म को एक तरफ रखते हुए उसने अपनी जरा सी कमीज को ऊपर सरकाई और अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। हॉस्पिटल में तो नर्स ने मदद कर दी थी, पर यह छोटा सा प्रदीप, उसे दूध पिलाना अभी कहाँ आता था। कितनी देर से वह उसके साथ लगी हुई थी। समस्या क्या है, क्यों रो रहा है ये? वह उसकी पीठ पीछे करके बोला तो प्रिया ने रोती आंखों से पलटकर उसे देखा। वो मुंह में नहीं ले रहा, बच्चों की तरह सिसकते हुए उसने कहा। दक्ष को शिकायत लगा रही थी, पर अगले ही पल उसने सांस भरते हुए दूसरी तरफ आकर उसकी मुश्किल आसान कर दी और बहुत आराम से प्यार से प्रदीप को सही तरीके से उसके साथ लगा दिया। प्रिया को जैसे एक पल को सुकून सा आ गया। वह छोटा सा प्रदीप अब शांति से अपना पेट भर रहा था और कमरे में पहली बार बेचैनी की जगह हल्की सी राहत उतर आई, जबकि वे दोनों माँ बाप उसे देख देख कर अपनी एक एक सांस गिन रहे थे। भगवान ने आज उन्हें एक छोटा सा खिलौना ही तो दिया था, उसको संभालना था। अब उन दोनों ने मिलकर काफी देर तक प्रदीप अपनी भूख मिटाता रहा। दक्ष नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। प्रिया अभी तक उसी पोजीशन में बैठी थी, लेकिन चेहरे पर थकान के साफ असर दिखाई दे रहे थे। वह बार बार अपनी कमर को थाम रही थी। बाहर आते ही दक्ष ने जल्दी से आगे बढ़कर बेड से तकिए उठाए और उसे धीरे से पीछे सरकाते हुए बिठा दिया ताकि वह आराम से टेक लगाकर प्रदीप को दूध पिला सके। प्रिया ने आश्चर्य से उसे देखा। वह इतना केयरिंग कब से होने लगा? उसने तो अभी उन 8-9 महीनों का हिसाब भी लेना था। प्रदीप सो गया था। प्रिया ने उसे अपने सीने से लगाकर दूध हजम करवाना चाहा तो दक्ष ने उसके हाथ से प्रदीप को ले लिया और खुद अपने सीने से लगा लिया। जाओ, जाकर नहा लो जल्दी। उसने 2 दिन से उसे एक ही कपड़ों में बिखरे बालों में देखा था। वो माथे पर आए बालों को हटाते हुए बोला और मुंह फेर गया। प्रिया ने एक नजर खुद को देखा, शर्मिंदगी से होती उठी, लेकिन अचानक चक्कर खाकर वापस बेड पर गिर गई। दक्ष का मुंह दूसरी तरफ था, वो देख न सका।
वह तो अपने बच्चे के साथ ऐसे बिजी हुआ कि प्रिया को भूल ही बैठा था। फिर एक नजर उसे देखते हुए प्रिया ने हिम्मत की, माथे पर बल डाले बाथरूम में घुस गई। दक्ष ने प्रदीप को बिस्तर पर लिटाया, उसके आसपास सावधानी से तकिए लगाए। वह एक अच्छा बाप बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। शायद वह सच में एक अच्छा बाप बन सकता था। गहरी सांस भरते हुए उसने कमरे से नौकरानी को खाना लाने को कहा। वह जानता था प्रिया बच्चे को 2 दिन में कई बार दूध पिला चुकी है और खाने के नाम पर बड़ी मुश्किल से कुछ खा पा रही थी। अभी अभी उसे चक्कर आते उसने देख भी लिया था। जब तक वह नहाकर बाहर निकली खाना आ चुका था। वो बहुत निखरी निखरी सी लग रही थी। उस हालत से बाहर निकलकर प्रिया को खुद भी अपना आप बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था। आ जाओ खाना खा लो, उसे बिस्तर के एक तरफ जाते हुए देखकर उसने कहा। प्रिया ने आश्चर्य से उसे देखा और सोफे की तरफ बढ़ी जहां वो पहले से बैठा था। ज्यादा किसी गलतफहमी में मत रहना, तुम मेरे बच्चे को दूध पिला रही हो, इतना तो अधिकार बनता है मेरा कि मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊं। वह इस तरह से कह रहा था जैसे बात साधारण हो, पर उसके लहजे में छुपा अपनापन प्रिया के दिल को छू गया। प्रदीप मेरा बेटा है, वह हल्की सी सांस भरते हुए मुंह बनाकर बोली। कमरे में एक पल को बिल्कुल चुप्पी छा गई। जिसका नाम भी मैंने रखा है उसे तुम सिर्फ अपना बेटा कैसे कह सकती हो? वो प्लेट में चावल निकालते हुए बहुत ही ठंडे शब्दों में बोला और उसकी तरफ एक चम्मच बढ़ाया। मैं खा लूंगी। वह उससे प्लेट ले गई। हाँ, पेट भरकर खाना, सिर्फ मेरे बेटे की भूख नहीं मिटानी, मुझे भी खुद को संभालना है। वो पीछे होते हुए सोफे से टेक लगाकर बोला। प्रिया को उसकी बात बिल्कुल अंदर तक सुनाई दे गई। अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो आपको मुझसे 1.25 महीना दूर रहना पड़ेगा। वह हिम्मत करके बोली। यही एक तरीका था उसे खुद से कुछ दिन दूर रखने का। जानता हूँ, फिक्र मत करो। 7 महीने तक खुद पर कंट्रोल रखा है तो क्या अब 1.25 महीना नहीं रख सकता? तब तक तुम आराम और सुकून से खाओ पियो, बॉडी को ठीक करना होगा। वह उसके कमर के पीछे हाथ रखता उंगलियों से हल्का सा ट्रेस करने लगा। प्रिया की तो आत्मा तक कांप उठी, लेकिन दिल में एक सुकून भी उतरा कि 1.25 महीने वो उसके पास नहीं आएगा। पर यह उसका ख्याल फालतू साबित हुआ। वो पास आया, हर रात पास आने लगा, लेकिन हद तक। वह उसे छूता तो बिल्कुल नरम हाथों से, उसके जिस्म पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ता, पर सब एक सीमा तक करता था। न जाने कैसे वो खुद पर कंट्रोल कर लेता था। रोज रात को वो उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाकर सोता, अपना प्यार उस पर निछावर करता, फिर आंखें बंद कर लेता, जबकि प्रिया को बेचैन कर देता उसका यूं पास होना। आज भी प्रिया को उसका स्पर्श मदहोश कर देता था। वह चाहती थी कि दक्ष हर हद पार कर दे, लेकिन वह अपनी बात पर डटा रहता था। उसे पता था उसे ये 1.25 महीना इंतजार करना होगा। 3 हफ्ते की बाद सुबह वो तैयार हो रहा था। अचानक दरवाजा खुला। सुनहरी सूरज की किरणें अंदर आई। प्रिया प्रदीप को दूध पिला रही थी। आधी सोई आधी जागी सी हालत में बेड पर लेटी थी और दक्ष ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हुआ उसे आईने में देखे जा रहा था कि श्रेया का धड़ाधड़ दरवाजा खोलकर अंदर आना ही था कि दक्ष की आंखों में आग उतर आई। हद में रहो, ये क्या तरीका है रूम में आने का? वह गुस्से से चिल्लाया। आप उसे वापस कैसे लेकर आ गए? ये तो जा चुकी थी ना? श्रेया ने रोनी सी शकल बनाते हुए पूछा। उसके पिता ने उसे बाहर भेज दिया था, बिना ये सच्चाई जाने कि दक्ष प्रिया को वापस ले आया है। वे अपनी बेटी को और ज्यादा साइको बनता नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्हें यही अच्छा लगा और उसे कनाडा भेज दिया। पर कब तक? एक न एक दिन तो पता चल ही जाना था। और जैसे ही हर्षवर्धन की बेटी को ये खबर पहुंची तो वह आंधी तूफान की तरह हिंदुस्तान पहुंची थी। उसके तो दिमाग में भी ये नहीं था कि प्रिया वापस भी आ सकती थी, जिसे गए 7 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया था। उसके गायब हो जाने के बाद दक्ष उसे कैसे अपना सकता था? तुम ये सवाल पूछने वाली कौन होती हो? दक्ष की ठंडी आवाज सुनते ही श्रेया दांत पीसती रह गई। दक्ष, ये आपकी जिंदगी से जा चुकी थी, फिर कैसे वापस आ गई? आपने पूछा उससे इतने महीने कहाँ और किसके साथ थी? बस बकवास बंद। वह काफी ऊंची आवाज में दहाड़ा। गहरी नींद में जाता प्रदीप भी डर के मारे जागकर रो पड़ा। प्रिया ने घबराकर उसे सीने से लगाते हुए थपकी दी। दक्ष ने एक नजर बेटे को देखा और आंखें नीचे कर ली, फिर श्रेया की कलाई को सख्ती से पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर ले गया। प्रिया को दक्ष का उसकी कलाई को छूना बहुत चुभा था। मेरे कमरे से, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चे से दूर रहना। मैं हर बार माफ नहीं करूंगा, समझी? वह उसे साफ साफ बता रहा था। श्रेया को समझने में देरी न लगी। उसे झटके से छोड़ते हुए वो वहीं ठिठक गई।
और दक्ष उल्टे कदम पलटकर अंदर आया था और अपने बच्चे की तरफ बढ़ गया। प्रिया जो कि गोद में प्रदीप को लिए बैठी थी, दक्ष ने उसे अपनी गोद में लेते हुए सीने से लगा लिया। वह सूट बूट में तैयार इतना हैंडसम बंदा इस वक्त अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था। प्रिया की सब शिकायतें अपने आप दूर हो रही थी। हर पिता ही अपनी औलाद से बेहद प्यार करता है, लेकिन प्रदीप से दक्ष का प्यार कुछ अनोखा ही लग रहा था। प्रदीप के सो जाने के बाद उसे बहुत सावधानी से बिस्तर पर लिटाया, उसके माथे को चूमा और फिर पीछे हट गया। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे सबके सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने घर से भागकर जो मेरी इज्जत का फलूदा बनाया, उसको मैं ना भूलूंगा, ना तुम्हें भूलने दूंगा। वह दांत पीसते हुए बोला तो प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा सो चुका था, वह कुछ नहीं बोली। और फिर प्रिया की लाइफ में अचानक एक नया तूफान आया। बिंदिया की सहेली का लड़का हवेली में आकर रहने लगा। वह जानबूझकर प्रिया से बातें करने की कोशिश करता। प्रिया ने 2-3 बार उसे रोका भी, लेकिन बिंदिया उसकी सास थी, वह फिर चुप हो गई, कहीं उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। 1-2 बार उसने चाहा कि वह अपने पति दक्ष को बताए, लेकिन उसे सीधे मुंह बात ही कब करता था। जब भी वह उसे कुछ बताने की हिम्मत करती, वह मुंह बनाकर गुस्से से बोल देता। यहाँ तक कि शुरू में जो वह उससे थोड़ा बहुत बात कर लिया करता था, अब वह बिल्कुल भी चुप हो गया था। जरा सी भी नजदीकी वो अब नहीं बना रहा था। रात को उसे अब गले लगाकर नहीं सोता था, बेटे के पास लेटता और उसे ही देखते देखते सो जाता। दूसरी तरफ लेटे लेटे प्रिया उसे देखती चली जाती। 1.25 महीना कब बीत गया, लेकिन दक्ष उसके पास नहीं आया और ये बात प्रिया को चुभने लगी थी। क्यों वह अचानक पीछे हट गया था? वह किसी हाल में ये सब मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। सुरजीत की उसने दक्ष से शिकायत तो नहीं लगाई, लेकिन वह शायद बहुत हद तक समझा गया था और एक्शन लेते हुए उसे घर से निकाल भी चुका था। पर प्रिया का दिल और ज्यादा किसी के करीब आने के लिए तड़पने लगा, जो उसे देखता भी ना था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, जबकि प्रदीप सोए जा रहा था। अचानक ही दक्ष अंदर आया तो सारी सिचुएशन देखकर अपने होंठ भींचता हुआ प्रदीप को उठाकर सीने से लगा लिया। वह जल्दी पिता का प्यार पाकर एकदम चुप हो गया। प्रिया अभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। वह उसे चुप करवाता, सीने से लगाता प्रिया के पास आया। अपने सोचों से बाहर निकलो और बच्चे पर ध्यान दो, वह भरपूर ताना कसते हुए बोला। तो प्रिया ने पलटकर सरसरी निगाहों से उसे देखा था। फुर्सत मिल गई जनाब, मुझे बातें सुनाने की, वह दिल ही दिल में उससे कह रही थी। अपना मुंह फेर कर वहां से उठ गई। दक्ष तो उसका एटीट्यूड ही देखता रह गया। अपने बच्चे को अपने साथ लगाए वो बिस्तर पर ले आया और उसके साथ खेलने लगा। वह भी पिता के साथ खेलते खेलते खुश हो रहा था। उस बीच मैडम प्रिया रूम से जा चुकी थी। दक्ष ने भी परवाह नहीं की। जब वो खेल खेल कर थक कर सो गया, उबासी लेते हुए सोने लगा। दक्ष को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसे गोद में उठाए वो बाहर निकला ताकि प्रिया को बुला सके कि उसकी भूख मिटाए। वो प्रिया को आवाज देने ही वाला था कि अचानक उसकी निगाह एक कमरे में जा ठहरी, जहां वो सीने पर बाजू बांधे चेहरे पर गुस्सा लिए खड़ी थी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। दक्ष ने धीरे से दरवाजा धकेला तो सामने ही उसे अपनी माँ दिखाई दी, जिसके हाथ में बंदूक थी। दोनों ही अचानक दक्ष को वहां देखकर चौंक गए। ये सब क्या है? दक्ष ने माथे पर आए बल हटाते हुए दोनों को देखते हुए पूछा। अच्छा हुआ दक्ष तुम आ गए हो। देखो तो ये मुझे मारने आई थी और पिस्टल भी साथ लाई थी। ये तो मैंने उससे छीन लिया, वरना जिस तरह उसके पिता ने तुम्हारे पिता को मारा, ये मुझे मार देती। विंध्या की बातों ने दक्ष को उलझा दिया। उसने नासमझी से प्रिया की तरफ देखा। ठीक कह रही हैं, मैंने ये गन उन पर तानी थी, उन्हें मारने के लिए लाई थी, लेकिन गलती से उसका लाइसेंस इनके नाम का बना हुआ है। प्रिया ने आगे बढ़कर दक्ष के बाजू से प्रदीप को लिया ही था कि बिंदिया उसकी बात पर बौखला गई और गन का मुंह प्रिया की तरफ करते हुए उस पर गोली चला दी। प्रिया की तो पीठ थी, लेकिन दक्ष ने देख लिया था। उन्होंने तो दक्ष का भी लिहाज न किया। दक्ष ने जल्दी से प्रिया को अपनी तरफ खींच लिया और गोली से बचा लिया, जो सीधी जाती उसे लगती। दोनों ने हैरानी से बिंदिया को देखा। तुम्हें क्या लगा तुम वापस आ जाओगी तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा? वह गुस्से से चिल्लाकर ताने देकर बोली, जबकि दक्ष बीच में परेशान खड़ा था, हैरानी से माँ को देखे जा रहा था। प्लीज, प्रिया ने घबराकर उसे पीछे करना चाहा,
लेकिन दक्ष ने गुस्से से उसके बाजू को पकड़कर अपने पीछे ही खड़ा रखा, नजरें सामने मां पर टिकी हुई थी। तुम्हारा वापस आना तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए मनहूस साबित होगा। मैंने तुम्हें कितनी समझाकर मना किया था कि तुम वापस मत लौटना, लेकिन नहीं, तुम्हें लौटना था। अब तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। मम्मी, दक्ष ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। अगले ही पल बिंदिया की गन से फिर से गोली निकली, जिसने दक्ष के बाजू को घायल कर दिया और वह हल्का सा झटका खाकर पीछे हुआ। प्रिया का दिल दहल गया। वह पागलों की तरह उसकी तरफ लपकी, लेकिन दक्ष ने उसे वापस अपने पीछे कर लिया। वह अपनी प्यारी पत्नी और बच्चे को जरा सा भी खतरा नहीं लेने दे सकता था। सामने खड़ी औरत इस हद तक बुरी बन जाएगी कि अपने बेटे को भी गोली मार देगी, ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। प्रिया की आंखों से बेकाबू आंसू बह रहे थे। न वह खुद पीछे हट रहा था, न प्रिया को आगे आने दे रहा था। बिंदिया ने हैरानी से बेटे को देखा। एक माँ कैसे अपने बेटे पर गोली चला सकती है? यही सवाल प्रिया के आंखों में भी था। तुम मेरे बेटे नहीं हो। बिंदिया की बात पर दक्ष ने ना में सिर हिलाया, फिर सख्ती से आंखें बंद कर दोबारा खोली। ये मेरी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। पर आज इनके प्यार ने मुझे एहसास दिला दिया, ये क्या कर सकती हैं। कितनी बार कहा कि मुझे इस तरह का मत बनाओ, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं सुने। उसे बस इश्क था अपनी पहली पत्नी से, दीवानों की तरह चाहता था। मारना पड़ा मुझे उसे भी, सगी बहन थी मेरी, लेकिन क्या करती, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मेरा मंगेतर मेरी मोहब्बत छीनकर मेरी जगह वह इस घर में आई। आज इतने साल में पहली बार मैं ये राज खोल रही हूँ। दक्ष के साथ साथ प्रिया भी उसकी बातें सुनकर हिल गई थी। फिर तुम्हारी माँ मर गई और मैंने कुर्बानी दी, तुम्हारे बाप से शादी की, तुम्हारी माँ बनी, तुम्हारी परवरिश की। तब से जब तुम सिर्फ 2 साल के थे मेरी गोद में आ गए। बहुत कोशिश की तुमसे नफरत करूं, तुम्हें मार दूं, पर जब तुम मुझे माँ कहते मुझे अजीब सा एहसास होने लगता। मैं चाहकर भी तुम्हें मार ना सकी। और फिर जब तुम बड़े हो गए, 18 साल के हुए, तुम्हारे पिता ने वसीयत कर दी, उसका सब कुछ तुम्हारा है। वह गुस्से भरे अंदाज में चिल्लाती चली गई। शादी के 15 साल के बाद ये सब सुनने को मिला। मेरी कोई औलाद नहीं हुई, तुम्हारा पिता कभी मेरे नजदीक नहीं आया। मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे पापा के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत थी वह मर गई थी, तो मैंने एक रात उन्हें भी मार डाला। उसके ऐसे शब्दों पर दक्ष का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसके माँ बाप के कातिल कोई और नहीं, उसकी सौतेली माँ थी, और वही उसकी सगी मौसी भी निकली। क्या उस औरत के सीने में दिल नहीं था? वह कैसे इतनी सख्त दिल बन गई थी कि अपने ही रिश्तों का खून कर गई। अपने मरे पिता के कातिल का इल्जाम भी उसने प्रिया के पिता पर लगा दिया था। प्रिया के पिता दक्ष के पिता के दोस्त थे और उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय भी थे। करीबी होने की वजह से बिंदिया ने सारा शक उन्हीं पर डाल दिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। पर जैसे ही दक्ष विदेश से वापस आया, उसकी और प्रिया की मोहब्बत परवान चढ़ती गई, जिसे बिंदिया ने महसूस तो किया, लेकिन चुप रही। फिर उसने पूरा बंदोबस्त किया, झूठे सबूत इकट्ठे किए और 3 सालों के अंदर ही अंदर दोनों को अलग करवा दिया। उनकी साजिश कामयाब तो हो गई, लेकिन वे चाहती थी कि दक्ष या तो प्रिया को तलाक दे दे या उसे मार दे। फिर वह अकेला रह जाता तो उसे वो बहुत आसानी से अपने रास्ते से हटा लेती, क्योंकि प्रिया के होते हुए दक्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। उसने 1-2 बार दबे शब्दों में प्रिया को यहाँ से चले जाने को भी कहा था, लेकिन प्रिया नहीं मानी। फिर जब दक्ष को उसके खिलाफ कर दिया और उससे वादा लिया कि पिता की मौत का बदला प्रिया से जरूर लेगा, तो प्रिया अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए घर से भाग गई थी। और आज जब वह वापस लौट आई तो बिंदिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने अब सामने आ ही जाना बेहतर समझा। आपको लगता है ये सब करके आप बच जाएंगी? प्रिया ने खुद से बिंदिया को देखते हुए पूछा, जबकि दक्ष के बाजू पर अपना दुपट्टा कसकर रखा हुआ था ताकि खून रुक जाए। जब तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगी तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन पकड़ेगा? वे साफ शब्दों में बोली, और इससे पहले कि वो फिर कोई गोली चलाती, अचानक वहां पुलिस दाखिल हो गई। उसके साथ 2 लेडीज पुलिस भी थी। उन्होंने जल्दी से बिंदिया और श्रेया को हिरासत में लिया। श्रेया हैरानी की मूरत बनी, ये सब कुछ देखने लगी। उसे अंदाजा नहीं था इस तरह अचानक पुलिस भी आ जाएगी। पुलिस को बुलाने वाला खुद दक्ष था। उसने वहीं खड़े खड़े अपने मोबाइल से अपने दोस्त को कॉल मिलाई थी। जो कुछ भी वो बोल रही थी वह सब रिकॉर्ड भी हो चुका था, जिसमें बिंदिया और श्रेया अपने सारे गुनाह कबूल कर रही थी। छोड़ो मुझे,
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये सब कुछ मेरा है, मैं इसकी मालकिन हूँ। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। दक्ष को बहुत ज्यादा दुख हुआ। बचपन से जिस औरत को वह माँ का दर्जा देता आया था, वह माँ कहलाने के लायक ही नहीं थी। उसने बिंदिया से एक शब्द भी नहीं कहा। पुलिस बयान लेकर उन्हें ले जा चुकी थी। उसके दोस्त ने जाने से पहले डॉक्टर को कॉल कर दिया था। डॉक्टर ने आते ही दक्ष की मरहम पट्टी कर दी। डॉक्टर और दक्ष दोनों आपस में बात कर रहे थे, शायद वो पुराने दोस्त भी थे। प्रिया उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने लगी तो डॉक्टर ने मना कर दिया और उसे दक्ष का ख्याल रखने को कहता हुआ चला गया। वह दक्ष के पास जाकर बैठ गई, जो बिल्कुल चुप था। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उसकी तरफ देखने लगा। आप ठीक है ना? वह अभी भी उसी की फिक्र कर रही थी। प्रदीप कहाँ है? अचानक उसे बेटे का ख्याल आया तो प्रिया ने पास ही सोए प्रदीप की तरफ इशारा किया। वह उसकी तरफ पलटा, उसके पास लेट गया और उसे चूमने लगा। वह अपना दिमाग खाली रखना चाहता था, लेकिन उसका दिल बहुत बुरी तरह दुख रहा था। माँ का खूंखार चेहरा देखकर आज जैसे उसने सब कुछ खो दिया था। प्रिया उसके पास बैठी फिक्रमंदी से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। वह उसकी तरफ मुड़ा और अपना सिर उसकी गोद में रखकर आंखें मूंद गया। एक आंसू बहता हुआ प्रिया के गोद में गिरा। वह अंदर से बिखर रहा था और प्रिया की आंखों से भी तेज आंसू बह रहे थे। वह उस मजबूत आदमी को इस तरह टूटा हुआ कैसे देख सकती थी? प्लीज दक्ष, कुछ तो बोलिए। दिल में जो दर्द है उसे बाहर निकाल दीजिए, मैं सब सुन लूंगी। प्लीज। वह उसे यूं चुप चुप और घुट घुट कर सांस लेते हुए नहीं देख सकती थी। प्रिया, मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। उसकी गोद में चेहरा छुपाए, बस वह इतना ही कह पाया। प्रिया ने उसके सिर पर अपने होंठ रखे, उसे अपनी तरफ किया। मैं हूं ना आपके साथ, कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। उसने उसके गालों को थामकर उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। बिना एक शब्द कहे दोनों दीवानों की तरह एक दूसरे का दुख बांटते चले गए। माँ ना सही, मौसी ना सही, आखिर वह एक औरत तो थी ना। क्या उसके दिल में मेरे लिए जरा से भी मोहब्बत नहीं थी? दक्ष का टूटा हुआ सवाल कमरे की खामोशी में लंबे समय तक गूंजता रहा। सीधा गोली से बच जाने के बाद वह अब की बार उसके सीने से जोर से लगा। अपने दिल का दर्द बोले जा रहा था। बस उसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी, माफ कर दो उन्हें। उनके लिए नहीं दक्ष, अपने लिए, ताकि हम बड़े सुकून से जी सके। वह उसे समझा रही थी और उसके सामने बैठा वह आज बच्चों की तरह सिर झुकाए रो रहा था। वह मजबूत हिम्मत वाला गठीले शरीर का आदमी इस वक्त वह एक नाजुक सी लड़की की बाहों में खुद को छुपा रहा था और प्रिया ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया था। मेरे पास आओ प्रिया। वह उसके होठों के पास आकर रुक गया। अच्छा नहीं लग रहा? वो परेशान हुई। मैं जुनूनी हो गया तो तुम्हें तकलीफ पहुंचा दूंगा। अब वो अपने आप से डर रहा था। मुझे मेरा जुनूनी दक्ष चाहिए, वह उसके कान की लौ पर हल्का सा काटते हुए बोली। वह चाहती थी वह सब बुरी बातों को भूलकर बस उसके जिस्म और प्यार में खो जाए, और वह खुद भी खोना चाहता था, इसलिए उसके और करीब होता चला गया। वह अपनी जुनूनियत से डरता था। अगर मैंने तकलीफ पहुंचा दी तो? वह उसके चेहरे पर फैले भावों को पढ़ते हुए बुदबुदाया। मुझे भरोसा है आप पर। वह दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन फिर भी उसे मना नहीं कर पाई। मैं सब कुछ सह लूंगी, मेरे पास आ जाओ। इतने महीनों बाद उसने उसकी कमर पर हाथ डाला और उसे गुड़िया की तरह बिस्तर पर लिटा दिया। अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि दक्ष ने झुककर उसकी धड़कनों का शोर सुना। उसी पल अपना दिल भी बेकाबू पाया। वह उस पर झुकता चला गया। आपके बाजू का जख्म? प्रिया परेशान हुई। अभी कुछ मत बोलो। उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बरसों की तड़प को चूमते हुए मिटाने लगा। रात गहरी होती गई। जैसे जैसे रात बीत रही थी, दक्ष की मोहब्बत और बढ़ती जा रही थी। ठीक हो? वह उसके माथे पर पसीना साफ करता, उसके गाल पर होंठ रखकर बहुत प्यार से पूछ रहा था। वो बोलने की हालत में कहाँ थी, इसलिए उसकी झुकी पलकें ही जवाब दे रही थी। दक्ष उसके चेहरे पर तकलीफ की हल्की रेखाएं देखता, फिर भी रुक नहीं पा रहा था। उसकी जुनूनियत ने प्रिया को भी अपने साथ बहा लिया था। अचानक ही प्रदीप के रोने की आवाज सुनकर दोनों चौंक पड़े। मेरा बच्चा, दक्ष ने घबराकर कहा। मेरा भी, प्रिया ने उसके गाल को छूते हुए प्यार से जवाब दिया तो दक्ष ने उसके माथे पर होंठ रखे। हम दोनों का, हमारी जान। और उस पल वो मुस्कुरा दिया। 2 साल के बाद फिर से मुझे दोबारा बाप बनना है। मुझे अब की बार बेटी चाहिए। प्रिया, वो फिर अपनी मोहब्बत में खो गया था। उसने उसे अपनी धड़कनों में भर लिया था
और उन दोनों के बीच की सारी शिकायतें बिना शब्दों के ही मिट गई थी। महीनों की दूरियां पल भर में खत्म हो गई थी। जब प्रदीप का दूसरा बर्थडे आया, पूरी हवेली जगमगा रही थी। प्रिया की गोद में उनके 2 महीने की बेटी थी। दोनों बच्चों को गोद में उठाए पति पत्नी ने साथ मिलकर केक काटा। दोस्त और रिश्तेदार उनकी खुशी में शामिल होने के लिए वहां मौजूद थे। थैंक यू मेरी जान, दक्ष ने प्रिया के हाथ से केक खाते हुए उसके माथे पर होंठ रखे। इस वक्त बेटी दक्ष की गोद में थी और प्रिया प्रदीप के गोद में। एक खूबसूरत फैमिली फोटो क्लिक हुआ और उनकी हंसती खेलती जिंदगी सच में अब शुरू हुई थी। बिंदिया दौलत और पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन अब वह जेल में थी और अपने किए पर पछता रही थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही, इसलिए जेल प्रशासन ने उसे पागलखाने में भर्ती करवा दिया था। जबकि हर्षवर्धन अपनी बेटी श्रेया को लेकर उस हवेली से जा चुके थे। दक्ष के सदमे ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हर्षवर्धन अपनी बेटी श्रेया की शादी दक्ष से करना चाहते थे और प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। हमेशा बुरा सोचने वालों का इंसाफ भगवान जरूर करता है। हर्षवर्धन आखिरकार इस दुनिया से विदा हो चुके थे। प्रिया और दक्ष की प्रेम कहानी दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। सब पीछे छोड़ गए। वह सब कुछ समझ चुका था कि अपनों ने उसे कितना दुख दिया था, इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कान और दिमाग भी खुले रखने चाहिए। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपनी शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।